साथियों नमस्कार। आज की कक्षा एक ऐसे बालक पर आधारित है जिसका बचपन जलालत एवं अभाव में निकला और जलालत एवं अभाव से निकलकर इस बालक ने दिल्ली की गद्दी तक का सफर तय किया, वो भी अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने पराक्रम के माध्यम से, अपनी सफल कूटनीतिक चालों के माध्यम से। इस बालक के नाम से आप भली भांति परिचित होंगे और वह है शेरशाह सूरी का नाम। शेरशाह सूरी के नाम का जिक्र मैंने पिछली कक्षा में किया था, जब मैंने आपको यह बताया था कि किस प्रकार मुगल शासक हुमायूं को शेरशाह सूरी ने क्रमशः चौसा और कन्नौज के युद्ध में हराकर भारत से निष्कासित कर दिया और स्वयं मुगलिया सल्तनत को हटाकर भारत की गद्दी पर एकमात्र उत्तराधिकारी बन गया और भारत के शासक को कुछ समय तक चलाता रहा। आप शेरशाह सूरी के बारे में उतनी ही कौतूहल एवं उतनी ही तन्मयता से सुनेंगे जितना आपने अभी तक पुराने वीडियो को सुना था, ऐसी मुझे अपेक्षा है। शेरशाह सूरी का कार्यकाल कई विरोधाभासों से भरा कार्यकाल रहा है और ये उतना ही रोचक है जितना कि एक बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी में हम 1 या 1.5 घंटा दे करके जिस तरह से हम उसे ध्यान से समझते हैं, आप यकीन मानिए ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसकी कहानी उससे भी ज्यादा रोचक है, क्योंकि इतिहास की परिभाषा ही यही है। यानी इतिहास मीन्स व्हाट, हिस्ट्री मीन्स व्हाट, तो अ स्टोरी विद अ मैसेज। अ स्टोरी विद अ मैसेज से मेरा मतलब है इतिहास में हम यद्यपि कहानियां पढ़ते हैं किंतु उन कहानियों में हमें संदेश मिलते हैं, और यहाँ शेरशाह सूरी का जीवन भी कई संदेशों से भरा जीवन है जिसे हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के पश्चात आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को उठाकर देखें। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पहली ही नजर में या प्रथम दृष्टया ही आपको वो प्रश्न बन जाएंगे। न केवल एमपीपीएससी को लेकर के, आप अदर स्टेट पीसीएस को भी, इवन यूपीएससी के भी क्वेश्चंस जो शेरशाह सूरी या सूरीवंश पर आए हैं, आपको इस वीडियो से बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। बस सकते कुछ बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर हो तो मैं उसका नहीं कह सकता, अदरवाइज जो मुख्यतः क्वेश्चन जो प्रायः पूछे ही जाते हैं वो आपको इस वीडियो से बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल को या सूरी वंश को। फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम में ही हुआ था, जहां उसका मकबरा भी स्थित है, आप जानते ही होंगे। बचपन में इनका नाम फरीद था या फरीद खान था और ये हसन खान के पुत्र थे। इनके पिता का नाम था हसन खान और बालक थे ये फरीद खान, वही बालक जिसने मुगलिया सल्तनत को भारत से बाहर खदेड़ दिया। वो मुगलिया सल्तनत को जिसे राणा सांगा भी नहीं खदेड़ सके, जिसे मैत्री रॉय भी नहीं परास्त कर सके, जिसे इवन महमूद लोधी भी परास्त नहीं कर सके, उस मुगलिया सल्तनत को भारत से भले ही कुछ समय के लिए 15 वर्ष के लिए किया, किंतु किया तो ये इस बालक फरीद खान ने किया। फरीद खान हसन खान की चौथी संतान थी और इनकी 8 और संतानें थी और हसन खान की 4 पत्नियां थी, किंतु हसन खान सबसे अधिक प्रेम अपनी चौथी पत्नी को किया करते थे और फरीद खान उनकी सबसे बड़ी पत्नी का या सबसे पहली पत्नी का पुत्र था। चूंकि उनका देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, अतः फरीद खान का लालन पालन उनकी सौतेली माताओं ने किया और यहीं से सिलसिला प्रारंभ होता है एक बच्चे के शोषण का या एक बच्चे के अभाव में पलने और बढ़ने का। बचपन से ही उसे उसकी माताएं बहुत परेशान किया करती थी और ये बात फरीद खान को जो वो परेशान करती थी उसको वो हसन खान तक नहीं बताती थी
और फरीद खान से भी कहती थी कि अगर उन्हें पता चला तो हम तुम्हें तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम होगी और हम तुम्हें और परेशान करेंगे। तो फरीद खान एक डरा सहमा सा बालक था और कोशिश करता था पिताजी तक बताए कि उनको माता उन्हें कितना परेशान करती हैं, किंतु पिताजी अधिक ध्यान नहीं दिया करते थे। वो अपने काम में व्यस्त थे, क्योंकि ये सासाराम के जमींदार हसन खान सासाराम के जमींदार थे। सासाराम बिहार का एक बेहद ही महत्वपूर्ण जिला है। सासाराम के जमींदार होने के नाते, चूंकि ये जमींदार के अंदर, इस जमींदारी के अंदर कई छोटी छोटी रियासतें आया करती थी, अतः हसन खान एक समृद्ध व्यक्ति थे, एक समृद्ध जमींदार थे। किंतु उन्हीं के दिए तले या उन्हीं के साए में उनका पुत्र ही अभाव में रहा करता था। बाकी जो उसके पुत्र थे उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं थी। जैसे जैसे फरीद खान बड़े होते गए, फरीद खान का पिता से मनमुटाव बढ़ता गया। माताओं से तो स्वाभाविक ही था, पिताजी से भी मनमुटाव बढ़ता गया और एक समय उन्होंने निर्णय लिया कि वो सासाराम छोड़ देंगे और अपनी आगे की शिक्षा कहीं बाहर जाके लेंगे। यहां फरीद खान एक निर्णय लेते हैं। फरीद खान वर्तमान उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जाकर, वर्तमान उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जाकर के अपनी आगे की शिक्षा पूरी करते हैं। और पढ़ने में ये बचपन से ही बहुत होशियार थे। जब इन्होंने यहां पर आगे की कुछ पढ़ाई लिखाई की तो पढ़ने में अधिक होशियार होने के कारण ये चांस था, ये मौका था कि वो किसी तत्कालीन जमींदार के यहां लेखा का काम, अकाउंटेंसी का काम, लिखा पढ़ी का काम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि वो वापस जाकर के अपने पिताजी का हाथ नहीं बटाएंगे, बजाय इसके वो किसी और जमींदारी के पास चले जाएंगे, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो चले भी गए पिताजी के पास तो उनकी माताएं उनको कोई अच्छे पद पर नहीं बिठाएंगी, वो अपने ही पुत्रों को बिठाएंगी। इसलिए यहां पर शेरशाह सूरी ने निर्णय लिया कि वो किसी दूसरी क्षेत्रीय रियासत में जाएगा और वहां जाकर के वो कार्य करेगा। तो यहां पर बिहार के दक्षिणी हिस्से में एक व्यक्ति मुख्य जमींदारी का काम करता था, या ये कहें कि मुख्य शासक था। उसका नाम था बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी कि यहां शेरशाह सूरी जाते हैं और इनके ये बहुत ही अच्छे मित्र हो जाते हैं। एक तो उनके यहां नौकरी भी करते हैं और इनके गुणों से प्रसन्न होकर बहार खान लोधी और शेरशाह सूरी के बीच मित्रवत संबंध स्थापित भी हो जाता है, जैसा कि आप बीरबल और अकबर में देखेंगे, जैसा कि आप कृष्णदेवराय और तेनालीराम में देखेंगे। ऐसे ही इनके बीच में भी एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। उस समय ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि एक बार दोनों टहलने गए थे और टहलने के दौरान फरीद खान, यानी कि जिनको शेरशाह सूरी कहते हैं, उनको रास्ते में एक शेर दिखा जो इन पर हमला करने वाला था, बहार खान लोहानी पर। तो शेर खान ने अपनी तलवार से उस शेर को खत्म कर दिया, या शेरशाह सूरी ने अपनी तलवार से उस शेर को खत्म कर दिया, जिसके कारण प्रसन्न होकर बहार खान लोहानी ने फरीद खान को, जिनका आगे जाके नाम शेरशाह सूरी हुआ, फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। शेर खान की उपाधि दी। तो परीक्षा में अगर यह प्रश्न पूछे कि शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी, तो वो बहार खान लोहानी ने दी थी। धीरे धीरे बहार खान लोहानी के शासन में जो उनके अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट्स रहते थे, या जो रीजनल सरदार हुआ करते थे, या जो रिलीजियन मॉन्क उलेमा होते थे, उन्होंने बहार खान लोहानी को भड़काना शुरू किया कि वो इतनी ज्यादा तवज्जो न दे शेरशाह सूरी को, क्योंकि
शेर शाह सूरी का जो रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है। ऐसा इन्होंने गलत तरीके से भ्रमित करने का काम किया बहार खान लोहानी को। बहार खान लोहानी को बताया कि शेर शाह सूरी आपको खत्म भी कर सकता है और स्वयं आपकी जमींदारी छीन सकता है। तो बहार खान लोहानी उनकी बातों में आ गए और उन्होंने दूरियां बनाना शुरू कर दी शेर शाह सूरी के साथ, यानी कि शेर खां के साथ। इसके बाद जब ये पता चला शेर शाह सूरी को कि बहार खान लोधी स्वयं उससे दूर जा रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही दक्षिणी बिहार की जमींदारी में जो अपनी नौकरी थी उसको छोड़ करके वो मुगलों की सेना में चले गए। अब जब वो मुगलों की सेना में जा रहे हैं तो उस समय बाबर का भारत में आगमन हो चुका था। बाबर ने पानीपत और खानवा का युद्ध जीत लिया था और बाबर अब चंदेरी का युद्ध जीतने के लिए आगे बढ़ रहा था। जब बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ने जा रहा था तो बाबर को कुछ सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और चूंकि शेर शाह सूरी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, एक समझदार व्यक्ति था, ऐसा नहीं कि वो चाहता था कि आर्मी में भर्ती हो जाए जाकर के, वो कुछ लिखा पढ़ी का ही काम करना चाहता था, किंतु मन मुटाव होने के कारण उसको वहां से निकलना पड़ा। तो एक तरफ तो पिता के पास नहीं गया, दूसरी तरफ वो दक्षिणी बिहार की भी जमींदारी को छोड़ दिया उसने और जाकर के वो मुगलों की सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय तक वो मुगलों की सेना में रहा। कहते हैं इतिहासकार कि चंदेरी के युद्ध में मेडी रॉय के विरुद्ध शेर शाह सूरी भी मुगल सेना में शामिल थे और वही उन्होंने मुगलों की आर्मी को, मुगलों की सेना को बहुत ही नजदीक से देखा, करीब से देखा। यहीं पर उन्होंने एक बड़ा ही इतिहास प्रसिद्ध वाक्य बोला था कि मुगल कोई ऐसा नहीं कि वो एकदम अविजेय हो या उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर सुनियोजित तरीके से प्लान बना करके प्लान पर वर्क किया जाए तो मुगलों को आसानी से हराया जा सकता है। यही से शेर शाह सूरी ने, जबकि मुगलों की ये सेना में थे और मुगलों को ही खत्म करने की सोच रहे थे, तो यहां पर वो कुछ समय तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। सेवाएं देने के बाद शेर शाह सूरी को एक जानकारी मिली। जानकारी आई वही दक्षिण बिहार से, बहार खान लोहानी के ही क्षेत्र से, कि बहार खान लोहानी का देहांत हो गया है और चूंकि इनका देहांत हो गया है अतः शेर शाह सूरी ही वापस आए और आकर के इस जमींदारी को संभालें या यहाँ के शासन को संभालें। अब जो व्यक्ति एक सलाहकार का काम करता था, अचानक से उसे पत्र मिला और वो मुगलों की सेना में एक सामान्य सा सैनिक की नौकरी छोड़ करके और आकर के उसने यहाँ दक्षिण बिहार की शासन को संभालना प्रारंभ किया। क्यों यहाँ का शासन देने के लिए नियुक्त दिया गया? क्योंकि उस समय जो अधिकांश सलाहकार थे बहार खान लोहानी के, एक अभियान के दौरान उनमें से अधिकांश लोगों का देहांत हो गया था और स्वयं बहार खान लोहानी भी खत्म हो गया, उनकी भी डेथ हो, वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में अब सिर्फ शेर शाह सूरी ही बचते थे जिन्हें दक्षिणी बिहार की थोड़ी समझ थी, जमींदारी की थोड़ी समझ थी और वो किनसे कितना राजस्व को लेना है ये सब अच्छे से जानते थे। देखिए, हम एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ते हैं कि शेर शाह सूरी ने ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेके बहुत काम करा है। आप सभी जानते होंगे, आपने भी पढ़ा होगा। वर्तमान में हम पटवारी को देखते हैं, राजस्व निरीक्षकों के पदों को देखते हैं, नायब तहसीलदार के पदों को देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार ने और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पंचायत से इतर बात कर रहा हूं मैं, यानी कि ग्रामीण स्तर पर पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, ये नाम कोई अंग्रेजों ने नहीं दिए। पटवारी नाम, नायब तहसीलदार नाम, इनमें से अधिकांश नाम जो है वो शेर शाह सूरी के समय से ही चलते आ रहे हैं। इसको रेवेन्यू कलेक्शन का इतना अच्छा नॉलेज था और इसके लिए कारण यही है कि एक तो वो पढ़ा लिखा था और दूसरा उसने गंगा के दक्षिणी हिस्से की पैमाइश का काम पहले वो कर चुका था। तो यहां पर उसने शासन संभाला दक्षिणी बिहार का और बहार खान लोहानी की विधवा पत्नी से
शेर शाह सूरी ने निकाह कर लिया। बहार खान लोहानी की विधवा पत्नी से शेर खान ने या शेर शाह सूरी ने विवाह किया और बहार खान लोहानी का एक पुत्र था जिसका नाम था जलाल खान। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जलाल खान। ये वही जलाल खान है जो आगे जाकर इस्लाम शाह सूरी बनेगा और इस्लाम शाह सूरी के टाइटल से शेर शाह सूरी के बाद अगला शासक बनेगा। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये प्रश्न था कि शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था, तो इस्लाम शाह सूरी था। उसका वास्तविक नाम जलाल खान था। तो बहार खान लोहानी का जबकि वो पुत्र था, तो अब ऐसे में जब उसकी विधवा से उसने शादी कर ली तो जलाल खान भी उनका पुत्र हो गया शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी का ये वाला हिस्सा इसके पास हो गया। इसी समय शेर शाह सूरी को खबर मिली कि चुनार, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के ही निकट है, चुनार के शासक की भी मृत्यु हो गई है। और उस समय चुनार के शासक की पत्नी का नाम था लाड बेगम। इंपॉर्टेंट है, चुनार के शासक की पत्नी का नाम था लाड बेगम। और शेर शाह सूरी ने चुनार के किले पर धावा बोला और धावा बोलने के बाद उसने कुछ वहां से कलेक्शन किया और कलेक्शन करने के बाद कैप्चर किया चुनार के फोर्ट को और लाड बेगम से निकाह का प्रस्ताव रखा। तो लाड बेगम ने उसके निकाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस तरह चुनार के महल की बेगम या चुनार महल की जो रानी थी लाड बेगम, उससे भी निकाह किया शेर शाह सूरी ने। इस तरह शेर शाह सूरी ने दो विधवाओं से विवाह करके दो स्थानों के शासन को संभाला। एक था दक्षिणी बिहार का शासन और एक था पूर्वी उत्तर प्रदेश का शासन। इस तरह दो हिस्सों का साम्राज्य शेर शाह सूरी को बैठे बिठाए मिल गया था। और इसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि शेर शाह सूरी ने जब पूर्वी हिस्से को संभाला तो उसके बाद उसका हुमायूं से संघर्ष हुआ कन्नौज के युद्ध में और चौसा के युद्ध में। और जब उसने हुमायूं को निष्कासित किया भारत से तो स्वयं मुगल साम्राज्य का शासक बन गया। तो यहां से लेकर के यहां तक का तो मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था। मैंने पिछली क्लास में आपको हुमायूं से अफगानियों का संघर्ष बताया था और शेर शाह सूरी से हुमायूं का संघर्ष बताया था। तो इसके बाद जो कन्नौज और चौसा का युद्ध हुआ था उसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। उसमें मैं सीधा स्टार्ट करता हूं कि जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर शासन किया वहां से। तो ये वाला हिस्सा जो था, ये वाला हिस्सा जो कि अभी हुमायूं ईरान में है और ये वो हिस्सा पहले ही जीत चुका था शेर शाह सूरी। इतना हिस्सा जीतने के बाद उसने हुमायूं से चौसा और बेलग्राम का युद्ध लड़ा। दोनों युद्धों में हुमायूं को हराया और स्वयं दिल्ली का शासक या भारत का शासक बन बैठा। तो हुमायूं, तो शेर शाह सूरी जब भारत का शासक बना, जब वो भारत का शासन संभालने लगा तो जो रीजनल ट्राइबल्स थी, स्पेशली खोखर ट्राइबल्स, जो खोखर ट्राइबल्स थी एक्चुअली पेशावर में रहती थी। पाकिस्तान पेशावर, वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है पेशावर। यहां ये खोखर ट्राइबल्स जो थी, आप खोखरों को इतिहास में पढ़ेंगे, गौरी के टाइम पर भी, गजनबी के टाइम पर भी, इस जनजाति ने हमेशा मुगलों का साथ दिया था। इसीलिए जैसे ही शेर शाह सूरी शासक बने, शेर शाह सूरी ने सबसे पहला अभियान शासक बनने के बाद, पहले तो और भी लड़ाइयां से लड़ी थी, किंतु शासक बनने के बाद पहली लड़ाई खोखरों के या खोखर जनजाति के विरुद्ध लड़ी थी और खोखरों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। उन्हें भाग करके ईरान में उन्हें भी शरण लेनी पड़ी थी और पेशावर तक के हिस्से पर कब्जा कर लिया था शेर शाह सूरी ने। मैंने पेशावर पर इतना फोकस क्यों किया या पूर्वी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर इतना जोर क्यों डाला? इसलिए क्योंकि जब हम ग्रैंड ट्रंक रोड पढ़ेंगे, जब हम जीटी रोड पढ़ेंगे शेर शाह सूरी का, तो जीटी रोड की कनेक्टिविटी
भारत के पूर्वी छोर से लेकर के पश्चिमी छोर तक जो आज देश का नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली टू अमृतसर एंड नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली टू कलकत्ता, ये दोनों जॉइंटली जीटी रोड का ही हिस्सा हुआ करते थे जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो उसको हम आगे देखेंगे जीटी रोड को। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि कैसे भारत का शासन संभालते ही उसने पूर्वी अभियान पश्चिमी अभियान चला करके खोखर जनजाति को खत्म किया और खोखरों पर हुए अत्याचार से डर करके जो रीजनल ट्राइबल्स थी उन्होंने भी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर दी। जो क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने भी शेरशाह सूरी को अपना नेतृत्वकर्ता मान लिया। लेकिन अभी भी कुछ राजपूत किले ऐसे थे जो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो अभी भी शेरशाह सूरी का शासन को पचा नहीं पा रहे थे। उनमें से कुछ तो ट्रेडिशनली अफगानियों से चिढ़ा करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिकंदर लोदी के समय से ही राणा सांगा के बीच विवाद चला करता था। तो अफगानियों से तो राजपूतों के संबंध शुरू से ही खराब थे। तो राजपूत समुदाय जो था उन्होंने शेरशाह सूरी का विरोध करना शुरू किया। अच्छा, उसमें से भी कुछ एलिट क्लास के लोग थे जो कि उस समय न केवल रिलीजन बेसिस पर, न केवल कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, अपितु उस समय वर्ग आधार पर भी भेदभाव होता था। जो कुलीन होते थे वो ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि कोई छोटा मोटा लड़का या कोई अभाव में पला हुआ लड़का अचानक इतने बड़े लेवल पर पहुंच जाए, तो वो भी उन्हें कई बार बर्दाश्त नहीं होता था। तो उस समय ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो शेरशाह सूरी को कुछ लोग इसलिए भी पसंद नहीं करते थे। तो शेरशाह सूरी ने इसीलिए ज्यादा समय न लेते हुए पैरेलली एक तरफ तो उसने कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य जारी रखे। उसके निर्माण कार्य, चाहे सासाराम में उसका मकबरा जो उसने जीते जी बनवाया, चाहे जीटी रोड, या चाहे डाक प्रथा भारत में लेकर आना, चाहे उस समय जो था पब्लिक वेल्थ डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करना, ऐसे काफी काम शेरशाह सूरी ने किए। तो वो तो कर ही रहा था एक तरफ से। दूसरी तरफ से उसने राजपूतों के साथ भी संघर्ष जारी रखा और इस श्रृंखला में, यानी राजपूतों के साथ संघर्ष जारी करने की श्रृंखला में शेरशाह सूरी का सबसे पहला संघर्ष वर्ष 1543 में हुआ। वर्ष 1543 इस सन को आप नहीं भूलेंगे, ये आज की क्लास का फैक्ट ऑफ द डे। 1543, वैसे तो ईयर्स को मैं ज्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन पेपर में पूछा जाता है तो हम लोग काफी ईयर्स देख लेते हैं वैसे भी। बट 1543 का जो ईयर है ये स्पेशली एमपीजीके के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1543 में ही शेरशाह सूरी ने राजपूतों के खिलाफ जब अभियान चलाया तो इसमें जो सबसे पहले राजपूत शासक थे, और वो भोपाल के ही निकट रायसेन का किला, हम सभी जानते हैं रायसेन का किला एक बहुत ही ऐतिहासिक किला है। यहीं पर उस समय पूरनमल का शासन था, राजा पूरनमल का शासन था, और पूरनमल विरोध कर रहे थे शेरशाह सूरी का लगातार, और लोगों को भड़काने का भी काम कर रहे थे शेरशाह सूरी के अगेंस्ट। तो पूरनमल के आगे पहले तो शेरशाह सूरी ने काफी प्रस्ताव भेजे, संधि करने को भी पूरनमल से बोला, किंतु पूरनमल ने डिनाई किया। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया शेरशाह सूरी की तरफ, बस वो आलोचना ही किया करते थे शेरशाह सूरी के लोगों से। तो ऐसे में जब शेरशाह सूरी को लगा कि ये तो अति हो गई, तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर के, जिसमें तोप बारूद वगैरह सबका उपयोग किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, उन्होंने रायसेन के किले को घेर लिया। रायसेन के किले को जब घेरा गया तो मैं लोकेशन बता दूं रायसेन के किले की। जैसे रायसेन का किला है तो ये पहाड़ी पर बसा हुआ है। आमतौर पर जो भी किले बनते थे पहाड़ियों पर ही बनते थे। तो ये रायसेन का किला है। इस रायसेन के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, और पूरनमल से कहा गया कि वो हमसे संधि कर लें, अगर संधि करेंगे तो ही हम उन्हें छोड़ेंगे। तो जब अपने किले के बाहर इतनी बड़ी अफगान सेना पूरनमल ने देखी, तो पूरनमल
भयभीत हुए और सीधी सी बात थी, प्रजा की भी रक्षा करना, रायसेन की प्रजा की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी शासक होने के नाते पूरनमल के पास थी। तो उन्होंने जनता के ही भले के लिए संधि करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन ये बात पूरनमल जानता था कि अगर उसकी प्रजा, जो कि अधिकांशतः उस समय पहाड़ियों पर ही निवास करती थी, अगर वो नीचे उतरी तो शेर शाह सूरी उन्हें खत्म कर देगा। लेकिन पूरनमल ने बोला कि ठीक है, मैं संधि करने को तैयार हूं, किंतु आप मुझे वचन दो कि संधि के बाद, आप संधि यही थी कि कुछ आभूषण लेकर के या कुछ पैसे लेकर के शेर शाह सूरी रायसेन के किले को छोड़ देता। ये संधि के तहत होना था। लेकिन पूरनमल वो भी देने को तैयार था, लेकिन उन्हें ये डर था कि अगर वो फोर्ट से नीचे उतरे और उनकी प्रजा भी या उनकी सेना भी उतरी तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमला कर दें। इसलिए पूरनमल सुरक्षा का आश्वासन चाहते थे शेरशाह सूरी से, और शेरशाह सूरी ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। तो यहां एक बात बहुत ही भावुक कर देने वाली बात है। जब पूरनमल ने शेरशाह सूरी से बोला कि मुझे विश्वास नहीं है कि आप जो बोलोगे वो करोगे, मैं तभी विश्वास करूंगा जब आप कुरान पर हाथ रख के कसम खाओ कि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शेरशाह सूरी ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो पूरनमल और रायसेन के किसी भी सैनिक को परेशान नहीं करेगा या किसी पर भी हमला नहीं करेगा। जब कुरान पर हाथ रख के उसने कसम खाई, तब जाकर के पूरनमल को यकीन हुआ शेरशाह सूरी पर, और सभी फिर नीचे आए और आकर संधि के लिए, सभी तब भी नहीं आए थे, कुछ तब भी ऊपर ही थे, संधि के लिए उन्होंने वो आगे की तरफ बढ़े। और यही शेरशाह सूरी ने विश्वासघात कर दिया। और शेरशाह सूरी ने जब देखा कि निहत्ती सैनिक नीचे की तरफ आ रहे हैं, कुछ के पास हथियार है, कुछ के पास नहीं है, तो उसने सैनिकों को पहले ही आगाह कर दिया था और ये युद्ध प्रारंभ हो गया। इस लड़ाई में बड़े पैमाने पर सैनिक मारे गए, किंतु जो कुरान पर हाथ रख के कसम खाई थी शेरशाह सूरी ने दगा दे दिया, न केवल पूरनमल को बल्कि अपने ईमान को भी, अपने जमीर को भी। कहते हैं कि जब वो कुरान पर हाथ रख के कसम खा रहा था तो कुतुब शाह नाम का उसका राजदूत ने कुरान हाथ में ले रखी थी। उसने कुरान हाथ में ले रखी थी और शेरशाह सूरी ने उस पर हाथ रखा। तो कुतुब शाह को कहते हैं इतनी आत्मग्लानि हुई, उसे इतना बुरा लगा, उसके जमीर को इतनी ठेस पहुंची कि उसने आगे जाकर आत्महत्या कर ली, केवल इसलिए कि उसके हाथ में पवित्र कुरान थी जब कोई उसकी झूठी कसम खा रहा था। तो इसके बाद फिर राजपूतों ने क्या किया, जब देखा कि भाई धोखा मिल चुका है, तो राजपूत शासकों ने अपने ही हाथों से अपने साम्राज्य की महिलाओं का कत्ल करना प्रारंभ कर दिया ताकि जीते जी उनके हाथ ना आए। कुछ राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया और कुछ राजपूत महिलाओं को उन्हीं के लोगों ने, उनके जो पति थे, उन लोगों ने अपनी पत्नियों को खत्म कर दिया। बड़े मात्रा में रक्तपात हुआ रायसेन के किले और उसके आसपास, जिसका गवाह पूरा रायसेन और उसके आसपास के हिस्से हैं। और कई इतिहासकारों ने इसको बड़ी बारीकी से कवर किया है इस टॉपिक को। तो रायसेन के किले को जीतने के बाद अगला अभियान शेरशाह सूरी ने वर्ष 1544 में मेवाड़ के विरुद्ध प्रारंभ किया। उस समय मेवाड़ के शासक थे मालदेव उस समय मेवाड़ के शासक थे। और जब 1544 में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर हमला किया तो इस हमले में शेरशाह सूरी एकदम हारते हारते बचा। और अभी तक इतने युद्धों में, इवन हुमायूं से भी लड़ाई के युद्धों में, कभी शेरशाह सूरी को इतनी चुनौती नहीं मिली जितनी जोधपुर के शासक मालदेव ने या मेवाड़ के शासक मालदेव ने शेरशाह सूरी को दी। इवन जो मारवाड़ी समुदाय के लोग थे, जब देखा उन्होंने कि हमारे शासक जो है वो उन्हें संकट में आ चुके हैं, वो तो
मारवाड़ी जो नॉर्मली व्यवसाय करते थे, व्यापारी थे, वो व्यापारी समुदाय के लोगों ने भी हथियार उठाए। आम जनता तक ने अपने राजा की सहायता के लिए वो जंग के मैदान में आ गई। और यही शेरशाह सूरी ने यद्यपि मालदेव को युद्ध में हराया, मालदेव भाग गए, मालदेव की प्रजा मारी गई बड़े पैमाने पर, मालदेव के कई सैनिक मारे गए और मेवाड़ पर भी कब्जा स्थापित कर लिया शेरशाह सूरी ने। यद्यपि शेरशाह सूरी ने ऐसा किया, किंतु शेरशाह सूरी ने राजपूतों की वीरता से प्रसन्न होकर और राजपूतों के शौर्य से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने एक वाक्य बोला था, जिसको मैंने बहुत से पेपरों के प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के रूप में देखा है। इसलिए अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट शेरशाह सूरी ने कहा है, कई बार पेपरों में आया है। तो स्टेटमेंट क्या था कि एक मुट्ठी बाजरे के कारण, क्योंकि राजस्थान में बाजरा बहुत होता है, रेतीली जमीनें हैं और एनुअल रेनफॉल भी जो है अंडर 50 सेंटीमीटर होती है राजस्थान में, तो ऐसे में बाजरे की ही खेती हो सकती है, तो ज्वार बाजरा वहां बहुत होता है। तो एक मुट्ठी बाजरे के लिए, यानी छोटी सी राजपूतों के चक्कर में, मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, एक मुट्ठी बाजरा या बाजरे के कारण मैं प्रायः संपूर्ण हिंदुस्तान हार चुका था, संपूर्ण हिंदुस्तान हार चुका था। आप इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए। सेम स्टेटमेंट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग स्टेट में, एमपी में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्रीलिम्स के हों या इवन मेंस में, तो ये स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं। तो अब प्रश्न दो तरीके से आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कि स्टेटमेंट किसने दिया था, शेरशाह सूरी ने दिया था। ये प्रश्न पूछा भी गया है यूपीएससी के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जामिनेशन में शायद 2014 या 15 का था। ये क्वेश्चन सहायक कमांडेंट के पेपर में भी यूपीएससी पूछ चुका है, और प्रीवियस ईयर 90s के टाइम पर ये सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर राजस्थान पीसीएस में भी आया है, क्योंकि वहां का ही लोकल जीके है, तो राजस्थान पीसीएस में तो कई बार आया है। तो ये स्टेटमेंट दिया था शेरशाह सूरी ने, कौन से युद्ध में दिया था ये पूछ सकता है, तो मेवाड़ के युद्ध में दिया था, मालदेव से लड़ते हुए शेरशाह सूरी ने। इसके बाद शेरशाह सूरी का तीसरा संघर्ष जो था वो एक अन्य राजपूत शासक से ही हुआ, तीसरे राजपूत शासक थे, और 2 क्षेत्रों को जीतने के बाद तीसरा अभियान शेरशाह सूरी का कालिंजर के किले पर हुआ। उस समय कालिंजर के किले पर, आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में हुमायूं और कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव के बीच संघर्ष को बतलाया था। तो कालिंजर के किले पर इस समय कीरत सिंह नाम के एक व्यक्ति का शासन था, उसका नाम था कीरत सिंह। बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण प्रांत है, महोबा, बांदा, ये सब वर्तमान के जिले हैं। बांदा में ही कालिंजर का किला आता है। तो कालिंजर के किले पर उस समय कीरत सिंह का शासन था, और जो कीरत सिंह थे उनका संघर्ष हुआ शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी ने बिल्कुल वैसा ही जैसा पूरनमल के साथ किया था, संधि के लिए बोला, उन्होंने संधि मानने से इनकार कर दिया। शेरशाह सूरी अपना सभी तामझाम लेके पहुंच गए, घेर लिया कालिंजर के किले को। इस किले को घेरने के दौरान शेरशाह सूरी ने, कहते हैं कीरत सिंह ने अच्छी खासी चुनौती दी शेरशाह सूरी को। उसकी सेना बड़े पैमाने पर, सेना की टुकड़ी मारी भी गई, लेकिन शेरशाह सूरी ने यहां पर तोप चलाने का आदेश दिया। जब देखा कि सैनिक ट्रेडिशनल वेपन से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने जब तोप चलाने का आदेश दिया, तो ऐसी जगह पर तोप रखी हुई थी कि सामने दीवार थी और पीछे बारूद का ढेर था, और यहां सैनिकों ने तोप रख रखी थी, और बीच में शेरशाह सूरी खड़े थे। तो कहते हैं कि दीवार को भेदना था तोप के गोलों से। तो जब तोप चलाई तो दीवार अधिक दूर नहीं थी, तो वो गोला ऐसा टकराया कि उस गोले का कुछ हिस्सा
फायरबॉल के रूप में या आग के गोले के रूप में पीछे की तरफ आया और आकर के बारूद के ढेर पर गिर गया, जिससे बड़ा ब्लास्ट हुआ और इसी ब्लास्ट में शेरशाह सूरी घायल हो गया। और कहते हैं कि शेरशाह सूरी जब घायल हुआ तो किसी राजदूत ने आकर शेरशाह सूरी से बोला कि हम कालिंजर जीत चुके हैं और कीरत सिंह भाग गया है। तो शेरशाह सूरी, ये इतना भीषण संघर्ष था कालिंजर का, शेरशाह सूरी उसको किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। कहते हैं कि खबर जब शेरशाह सूरी ने सुनी तो उसने हल्की सी स्माइल की और वहीं उसने दम तोड़ दिया। तो कालिंजर के किले में कीरत सिंह से संघर्ष के दौरान ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। तो ये कुछ शेरशाह सूरी के संघर्ष थे। आगामी जीवन से जुड़ी उसकी जो जौनपुर में शिक्षा, हसन खान, फरीद खान, जो भी इससे जुड़ी शब्दावली का मैंने उपयोग किया है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। अब हम चर्चा करते हैं शेरशाह सूरी के शासक बनने के दौरान, जो कि 5 साल उसने भारत में शासन किया था, 1540 से 45 तक। उसके बाद उसके चूंकि 2 बेटे थे, एक जो जलाल खान था उसका नाम था इस्लाम शाह सूरी, एक था बड़ा बेटा आदिल शाह सूरी। तो आदिल शाह सूरी को शासक न बनाकर सरदारों ने इस्लाम शाह सूरी को शासक बना दिया, जिसका विरोध आगे जाकर आदिल शाह सूरी ने किया था। तो वो उनके बाद की बात है। अभी शेरशाह सूरी के कुछ हम भारत में कुछ ऐसे कार्यों को देखेंगे जिसके कारण शेरशाह सूरी के कार्यकाल को जाना जाता है। कुछ कार्य तो उनके हमने स्कूल में 8th, 9th, 10th के दौरान सोशल साइंस की बुक में भी पढ़े थे। एक तो जीटी रोड की स्थापना लगभग लाहौर से लेकर के और ढाका बांग्लादेश तक, मेनली कलकत्ता से लेकर तो पेशावर तक है, बट छोटे छोटी कच्ची सड़क के रूप में भी हम लेकर चले तो ये ढाका से लेकर हमें पेशावर तक देखने को मिलता है। एकदम इसका लास्ट पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट। इसे समझ में आता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ शेरशाह सूरी के शासन का एक बड़ा विस्तार था। ये जो रोड था जीटी रोड, इस रोड में शेरशाह सूरी ने हर 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, अगर डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र आ गया है, या मान लीजिए कहीं पर अधिक गर्मी पड़ती है, तो ऐसी जगह पर 8 किलोमीटर की 10 किलोमीटर ऐसी जगह पर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, और जो फर्टाइल एरिया है, जहां वाटर की अवेलेबिलिटी है, जहां का क्लाइमेट अनुकूल है, ऐसी जगह पर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर शेरशाह सूरी ने जीटी रोड पर विश्राम गृह बनाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड पर कुछ 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रेस्ट हाउस टाइप या विश्राम गृह बनाए। ये जो विश्राम गृह थे, इन्हें एक खास नाम से जाना जाता था, और वो खास नाम हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है और आज भी अपने उसी नाम से जाने जाते हैं। इन्हें सराय बोला जाता था, इन्हें सराय बोला जाता था। कहते हैं कि इन सरायों पर, यानी कि जीटी रोड पर बने जो सराय थे, वहां पर कोई भी यात्री जाकर रुक सकता था और निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकता था, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। इमेजिन कीजिए कि अभी करंट में जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके प्रियम्बल में या उसकी प्रस्तावना में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की संकल्पना की थी संविधान निर्माताओं। उस लोक कल्याणकारी शासन में हम आज तक देश के नागरिक को फूड सिक्योरिटी नहीं दे पाए, हम खाद्य सुरक्षा नहीं दे पाए। जितनी भी सरकारें देश में आई आज तक, नागरिकों को आज तक खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पाई। लेकिन इस दिशा में एक सफलतम काम किया था एक शासक ने, उसका नाम था शेरशाह सूरी।
यात्रियों को निःशुल्क भोजन, और न केवल यात्रियों को निःशुल्क भोजन, अपितु जीटी रोड पे जो खच्चर, घोड़े, गाय, भैंसे, जो जानवर भी जाया करते थे, तो उन जानवरों के लिए यानी कि पालतू मवेशियों के लिए भी और आवारा पशुओं के लिए, यानी जो किसी के जिनका कोई मालिक नहीं होता था, तो पालतू और जो पालतू नहीं होते थे, दोनों प्रकार के मवेशियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था यानी चारे की व्यवस्था कर रखी थी शेरशाह सूरी ने। इसे सराय बोला जाता था, और कहते हैं कि इन सरायों पर जिन जिन गांवों से होके ये सराय जाते थे, अगर कहीं पर भी चोरी हो गई सड़क पर, क्योंकि उस समय लुटेरे बहुत थे, कहीं पर भी चोरी हो गई, तो जिस गांव में चोरी हुई उस गांव का जो मुकद्दम होता था, मुकद्दम शब्द भी शेरशाह सूरी ने ही इजाद किया। आज भी गांव में हम मुकद्दम शब्द का उपयोग करते हैं किसी खास बड़े लोगों के लिए। तो जो गांव के मुकद्दम, अब तो हम नॉर्मली सरपंच बोलते हैं, जो मुकद्दम होते थे, इन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई कि अगर किसी के गांव में चोरी हुई तो मुकद्दमों पर कार्रवाई की जाएगी और मुकद्दमों पर डेथ पेनल्टी दी जाएगी, मौत की सजा दी जाएगी, और अगर चोर पकड़े गए तो उनको नाक और कान काटने की सजा दी गई थी चोरों को। तो कहते हैं कि चोर भले थे उस समय, लुटेरे भले थे उस समय, किंतु शेरशाह सूरी के द्वारा दी जाने वाली सजा के डर के कारण कोई चोरी नहीं करता था, क्योंकि सजा जो थी बहुत ही क्रूअल पैटर्न पर थी। इसलिए कई इतिहासकारों ने लिखा है कि अगर आप बुक पढ़ेंगे सतीश चंद्रा की, तो उन्होंने भी लिखा है कि एक बूढ़ी औरत भी जो एकदम असहाय है, कमजोर है, लेकिन चल सकती है, अगर वो भी गहनों से लदी हुई है और अकेले जा रही है जीटी रोड पर, तो भी वो निश्चिंत रहती थी कि मेरे गहनों को कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स थी और चोरों को सजा बहुत बुरी मिलती थी। तो इन्हें सराय बोलते थे। आज भी हम सराय ही नाम से काफी शहरों को जानते हैं, जैसे बेगूसराय, जैसे मुगल सराय। अब तो मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया, लेकिन आप कई सारे जगहों को आप सराय के नाम से आज भी हम जानते हैं। तो ये जो सराय थे, ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाए थे। इसके बाद शेरशाह सूरी ने देश में पहली बार डाक व्यवस्था को स्टार्ट किया, यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट या पोस्ट ऑफिस को, पोस्ट ऑफिस या पोस्टल विभाग की स्थापना करने वाला ये भारत का पहला शासक था। पोस्टल डिपार्टमेंट हम समझ सकते हैं, आज भी जो देश का डाक विभाग है, कहते हैं कि एजुकेशन यानी टीचिंग डिपार्टमेंट और पोस्टल डिपार्टमेंट, ये कुछ ऐसे काम हैं जहां पर मिनिमम या लेस लेवल पर करप्शन होता है। तो जो हमारा डाक विभाग है, और आज भी डाक विभाग की इतनी प्रासंगिकता है कि हम अपना एड्रेस लिखते टाइम पिन कोड का यूज करते हैं, भले चाहे हम लोग कभी भी चिट्ठी डालने लेटर बॉक्स में ना जाते हो, क्योंकि वो दौर गया चिट्ठी डालने वाला, लेकिन आज भी पोस्टल इंडेक्स नंबर की इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, इतनी ज्यादा प्रासंगिकता है कि ये विभाग आज भी उसका महत्व कम नहीं हुआ है। तो डाक विभाग जो है, इसकी स्थापना भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने एक नई व्यवस्था शुरू की थी, और यह थी टकसाल या सिक्कों को ढालने के लिए कारखानों की स्थापना की गई थी। पहली बार देश में सिक्के बनाने के लिए प्रॉपर कारखानों की स्थापना की गई थी। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि सिक्कों को स्पेशल ट्रेडमार्क दिया जा सके, एक फिक्स मेजरमेंट तय किया जाए, ताकि जो ऐसी करेंसीज हैं जो ब्लैक मनी टाइप हो, या जो बोगस करेंसी हो, या जो फर्जी पैसे हो, नकली नोट हो, नोट तो उस समय नहीं चलते थे, लेकिन जो नकली सिक्के होते थे उनका चलन था। इसलिए नकली सिक्कों को, ब्लैक मनी को, इस टाइप की बोगस मनी को इकोनॉमी में रोकने के लिए, इकोनॉमी में मेन फ्लो में आने से रोकने के लिए या उन्हें कंट्रोल करने के लिए शेरशाह सूरी ने सिक्कों को उचित आकार में ढालने के लिए कुछ टकसालों की भी स्थापना की थी। इसके अलावा शेरशाह सूरी भारत के इतिहास का ही नहीं, बल्कि दुनिया के इतिहास का ऐसा पहला शासक था
जो चाहता था कि उसे मरने के बाद जहां भी दफनाया जाए वो जगह वो अपने जीते जी देखना चाहता था। वो जीते जी देखना चाहता था और वो खुद ही चुनना चाहता था कि वो यहां मरने के बाद उसको दफनाया जाए। तो वो जगह जहां उसे दफनाया गया मरने के बाद, उस जगह को सिलेक्ट शेरशाह सूरी ने ही किया था और उसका नाम है शेरशाह सूरी का मकबरा। और शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है और इस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था और जीते जी करवाया था और नाम भी रखवाया था शेरशाह सूरी का मकबरा, यानी कि बोला भी था कि मृत्यु के बाद मुझे यहीं दफनाना है। ये जो मकबरा है ये पठानी शैली से बना हुआ है, यानी कि जो स्ट्रक्चर की जो पठानी आर्ट है इंडिया में, पहली बार पठानी आर्ट से बनने वाली देश की पहली इमारत है और यह है शेरशाह सूरी का मकबरा। तो मुझे उम्मीद है कि शेरशाह सूरी के इस शासनकाल को जो कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयों से, विशेष रूप से पूरनमल के संदर्भ में से मिला जुला शासनकाल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।